नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता के बारे में। अभी आपके DLED सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम इंडेक्स यानी कि आपके कौन कौन सी यूनिट्स है और प्रत्येक यूनिट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर बिल्कुल। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करूँगा। और अगर आपने जो एपिसोड नंबर 2 इसका आएगा उसको अगर आप देख लेंगे तो मैं को नहीं लगता है कि आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। यानी कि जो एपिसोड नंबर 2 है ना वो आपके लिए काफ़ी है। यदि आप एपिसोड नंबर 2 को देख लेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके ये पेपर अच्छा होगा। इस पेपर में आप 80+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपके कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उससे पहले कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अक्सर बच्चे पूछते हैं मैं दे देता हूँ आप सभी को। ये क्लासें जो हैं ये DLED सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए मैं चला रहा हूँ स्पेशली। और आज की क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे मैंने बता दिया था, सिलेबस और इंडेक्स डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अपन आज हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक है, हेलो, माय नेम इज़ महेश और वांट टू रीड कंप्लीट स्टडी मटेरियल। अगर आप DLED में जो आपकी सब्जेक्ट है हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता, इसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, गूगल पर जाइए, वहाँ पर लिखिए साइंस BE21 कोर्सेज वाले सेक्शन को यदि आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपका एक कोर्स मिल जाएगा जो इसी नाम से होगा जिस नाम से आपने भी थंबनेल पे देखा होगा। तो उस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप आराम से वीडियो क्लास देख पाएंगे, नोट्स देख पाएंगे और PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सारे फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। फिलहाल के लिए हम वीडियो क्लास में आगे बढ़ते हैं और यहीं पर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, और अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारा प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, आप को कोर्स लेने में कोई दिक्कत आती है, अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत आती है या पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी इस ईमेल आईडी पर अपनी जानकारी भेजें जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है उसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप हमसे कम्युनिकेट किस प्रकार कर पाएंगे। और अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता और BSTC सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, आज क्या डिस्कस करेंगे, सिलेबस और इंडेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रवीणता सब्जेक्ट का। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो आपके टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। मार्कशीट में 100 नंबर मतलब कुल पूर्णांक होता है। और आपके जो कॉलेज होती है, कॉलेज में आपके 40 नंबर के इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं और आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होते हैं वो होते हैं 60 नंबर के। तो 40 वाला तो मामला निपट चुका है पहले से ही। अब अगला जो मामला आपके सामने आने वाला है वो है 60 नंबर का। ठीक है, अब यूनिट वाइज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट की अगर अपन बात करें तो यूनिट का नाम है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। एक्चुअली क्या है कि ये क्लास मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ लेकिन मेरे से कोई गलती हो गई थी, मैंने वॉइस डिलीट कर दी थी, उसके कारण ये क्लास मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो अच्छे से बना रहे और मैं आपके लिए कंटिन्यू हेल्प करता रहूँ। क्योंकि जब कोई इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसकी क्लिप डिलीट हो जाती है तो थोड़ा बहुत अफसोस होता है। तो अभी मैं उसी फेज से गुजर रहा हूँ। तो आई थिंक आप समझेंगे मेरी फीलिंग और आप मेरे से जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है इस यूनिट में वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण। यानी कि जो 12th लेवल तक लैंग्वेज को 8th लेवल तक, उच्च प्राथमिक 8वीं होता है ना, 8वीं तक बच्चों को भाषा शिक्षण कैसे करवाना है इसके बारे में बता रखा है। अगला जो टॉपिक है वो दे रखा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इसमें इसको हम शॉर्ट में जानते हैं NCF के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? NCF, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। इंग्लिश में भी ये आपके आएगा NCF 2005। फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ आई थी और सेकंड ईयर में भी आपके ये चीज़ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला दे रखा है भाषा शिक्षण के विविध प्रसंग। सौंदर्य बोध और साहित्य बोध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इस
ये जो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किया ना, इसमें से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर दीजिए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये यूनिवर्सल प्रश्न है, ये आपके इस सब्जेक्ट में नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट में भी आएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है विभिन्न कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बिना तो कोई टीचर बन ही नहीं सकता इन चीज़ों को जाने बिना। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो व्याकरण शिक्षण के पहलू, यानी कि किस प्रकार व्याकरण को पढ़ाई जाती है बच्चे को, और व्याकरण पढ़ाने के क्या क्या फायदे होते हैं, बच्चों में कौन कौन सी गलतियाँ सुधर जाती है, सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। अगला बिंदु है भाषा शिक्षण के अन्य आयाम, यानी कि लैंग्वेज सीखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं या कौन कौन से आयाम होते हैं उसके बारे में इसमें दे रखा है। भाषा सीखने के संकेतक, किस प्रकार बच्चों को हम भाषा सिखा सकते हैं, और अंतिम जो पॉइंट है वो मूल्यांकन के आधार, मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं बच्चों में, वो इसमें दे रखा है। तो यूनिट नंबर 1 में मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए। पहला जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 और भाषिक विविधता, और दूसरा मैंने कौन सा बताया, विभिन्न कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, 2 प्रश्नों को तो कर ही लेना। अगला जो अपना बिंदु है वो है, अगली जो हमारी यूनिट है वो है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं या बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं। 15 नंबर की आपकी यूनिट रहने वाली है और सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है सुनकर समझना और समझकर बोलना। किसी चीज़ को सुनना, सुन के खुद समझना और समझने के बाद बोलना। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है क्योंकि डे टाइम शूट करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइस आ जाता है, उसको इग्नोर कर देना, ध्यान पूरा, कंसंट्रेशन पूरा पढ़ाई पर लगाना। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। नेक्स्ट, बोलकर विभिन्न रूपों में अपन चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी ने हमें कोई बात कही है तो उसको हम अपने अनुसार बोलना है, सीखना है, यही चीज़ होती है जो एक टीचर में होती है। नेक्स्ट, आवाज़ के पहलू और उनका अर्थ से संबंध, है ना, आवाज़ के अलग अलग पहलू के बारे में जानकारी दे रखी है। संदर्भ के पहलू एवं उनका अर्थ से संबंध, ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी कठिन है, लेकिन एक बार आप अपनी कृपा दृष्टि डाल देना इन पर, क्या पता आ जाए और आप भी अच्छे से लिख पाए। विभिन्न प्रकार के संदर्भ, औपचारिक, अनौपचारिक, वार्तालाप, नाटक, भाषण, खबर और उनकी विशेषता इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसको भी मैं स्टार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है महेश जी द्वारा सजेस्ट किए हुए, तो आप इनको ज़रूर पढ़ना और ज़्यादा प्रबल संभावना इनकी है। और नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दिया है कुछ ऐसे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में कई बार बदल कर पूछे गए। सॉरी। अगला जो बिंदु है वो है सुनने व बोलने वालों की अपनी पृष्ठभूमि, यानी कि सुनने वाले की पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, बोलने वाले की पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू क्या होते हैं, श्रवण से वंचित व्यक्तियों की भाषा के पहलू, यानी कि वो लोग जो सुन नहीं सकते हैं तो उनके लैंग्वेज किस प्रकार सिखाई जाए। नेक्स्ट अगला बिंदु दे रखा है विद्यार्थी शिक्षक के सुनने बोलने के कौशलों का विकास, यानी कि किस प्रकार टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है, उस चीज़ को अपन को समझ में आना चाहिए। अगला बिंदु दे रखा आदेश में निर्देश की भाषा की समझ, यानी कि अपन आदेश दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं तो ये एक बच्चे में समझ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आदेश को भी बच्चा ऐसे नहीं सिंपली समझ ले। आदेश आदेश होता है, आदेश की पालना करनी अनिवार्य होती है, और निर्देश की पालना करे या नहीं करे या उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वार्तालाप की समझ, अलग अलग प्रकार के वार्तालाप, बातचीत, उसकी बात हो रही है। टीवी, रेडियो, खबर, भाषण, नाटक को देखकर सुनना और समझना, और अपने शब्दों में मौखिक और लिखित रूप में सार और विश्लेषण प्रस्तुत करना। आपको पता होगा अलग अलग प्रकार के आज के समय यूट्यूबर होते हैं, वो क्या करते हैं, आसपास जितने भी मुद्दे होते हैं उनको देखते हैं, है ना, देखने के बाद सुनते, सुनकर समझते, और समझने की बात वो उसको अपनी फोरम में व्यक्त करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और लाखों मिलियन सब्सक्राइबर वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ अपन में डेवलपमेंट होनी चाहिए और ये चीज़ अपन को पता भी होनी चाहिए। पढ़कर सुनाई गई पाठ्य वस्तु जैसे कहानी, नाटक, लेख, कविता, इसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, आप भी इसको स्टार कर लेना। अखबार की रिपोर्ट को समझ, यानी जल्दी जल्दी अखबार पढ़ते ना तो वो भी अपन को समझ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है मौखिक सार का विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार डेवलप किया जाता है, या विद्यालय में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए बच्चों को विभिन्न अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय
में और विद्यालय के बाहर मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर बच्चों को उपलब्ध करवाना एक टीचर का प्रमुख उद्देश्य होता है। और मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसको भी आप स्टार कर देना। तो यूनिट नंबर 2 में सारे टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो आई थिंक मैं ऐसा सोच रहा हूँ आप बोर बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है और मैं चाहता हूँ कि इर्द गिर्द की बातें न करके आपका कंसंट्रेशन सीधा सीधा किस पर रखूँ, इस यूनिट पर रखूँ, ताकि आप इन चीज़ों को याद करके अच्छे परसेंटेज बना सकें। यस, अब अपन बात करते हैं इकाई नंबर 3 की। इकाई नंबर 3 है पढ़कर समझना। नॉर्मली आपको चीज़ पढ़ते हैं और पढ़कर उसको समझते हैं, और समझ के क्या करते हैं फिर दूसरों को समझा देते हैं। तो वही बात इसमें दे रखी है। पढ़कर समझने के सैद्धांतिक पक्ष क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रखी है। पाठ कितना कठिन होता है, किस लेवल तक हार्ड हो सकता है, इन चीज़ों को समझना। अलग अलग तरह के पाठ और उनकी विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे किसी पाठ में कहानी हो सकती है, किसी पाठ में उपन्यास हो सकता है, किसी पाठ में कविता हो सकती है, किसी पाठ में दोहे, चौपाई। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के सिलेबस में या किताबों में होती है, तो इसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। अगला जो बिंदु है वो दे रखा है पढ़कर समझने के तरीके, यानी कि किस प्रकार हम पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं। यस, अगला बिंदु दे रखा है इसमें ब्रेल लिपि की समझ। ब्रेल लिपि उनके लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, और उनको पढ़ाना लिखाना का काम करवाया जाता है। तो ये चीज़ भी बच्चों को या छात्र अध्यापकों को पता होनी चाहिए, तभी वो ऐसे स्टूडेंट को कवर कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। विद्यार्थी शिक्षक की और शिक्षिकाओं की यदि हम बात करें तो उनमें पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट और टीचर या ऐसे कह सकते हैं शिक्षक और शिक्षिकाएं सारी, है ना, तो ये क्या करेंगे जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे, तो ये जो स्किल होती है ना, इसका डेवलपमेंट करना हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस टॉपिक को भी आप देख लेना। अगला बिंदु दे रखा है उच्च माध्यमिक स्तर पर की सामग्री को समझना। विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाओं के बाल साहित्य में समझ विकसित करना। इसमें मतलब जो भी स्टूडेंट होता है, छात्र अध्यापक, उसमें ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी कि बाल साहित्य को समझना, पढ़ना और बच्चों में भी ये समझ विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला बिंदु दे रखा है पाठ्य सामग्री को पढ़कर उसका विश्लेषण करना और अन्य संदर्भों से उसको जोड़ना। पाठ्य सामग्री पर तार्किक चिंतन करना, मतलब एनालॉजी लगाना, दिमाग लगाना कि किस प्रकार पाठ्य सामग्री बनाई गई है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। छात्र छात्राओं की पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना। देखो ये टॉपिक आ चुका है, पहले तो टीचर के बारे में देखा था कि टीचर पढ़कर किस प्रकार चीज़ें समझ सकते हैं, ये स्किल कैसे बढ़ाई जाए। अब आया है बच्चों के लिए कि बच्चे किस प्रकार चीज़ें पढ़कर समझ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करने के विभिन्न तरीके, पुस्तकालय का उपयोग किस प्रकार बच्चे करते हैं। अक्सर देखा जाता है आज के समय बच्चे जो होते हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और उसी प्रकार क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। समाचार पत्र बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। क्लियर बिल्कुल। तो एक पता और होगा शायद, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं जूम इन करके चेकआउट कर लेता हूँ कई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है। यस, अभी यूनिट नंबर 3 अपन ने देख लिए। ठीक है जी, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, अब अपन बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का नाम है लिख कर अभिव्यक्त करना। क्या करना? लिख कर अभिव्यक्त करना। सबसे पहला बिंदु इसमें दे रखा है लिखने के विकास के सैद्धांतिक पक्ष, लेखन के सांस्कृतिक पहलू के बारे में जानकारी, लेखन के उद्देश्य, लेखन के स्तर, ये सारी चीज़ें छात्र अध्यापक को पता होनी चाहिए और ऐसे प्रश्न भी पूछेगा। लेखन के लिए बातचीत का क्या महत्व होता है, विद्यार्थी शिक्षक में लेखन कौशल का विकास कैसे किया जाता है, यानी कि टीचर को कैसे लिखने के लिए रेडी किया जाता है ताकि वो चीज़ों को लिख सके अच्छे से। लेखन में योजना निर्माण किस प्रकार से करते हैं, कोई योजना बनानी है उसको कैसे बनाएं। विविध प्रकार के लेखन इसमें दे रखे हैं, जैसे कहानी लिखना, खबर लिखना, संस्मरण लिखना, कविता लिखना, नाटक, विविध लेख, विवरणात्मक लेख, वर्णनात्मक लेख। इम्पोर्टेंट है ना, ये याद रखना, विवरणात्मक लेख और वर्णनात्मक लेख, इसमें अंतर पूछा जाएगा। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, देख लेना अपने हिसाब से। कोई भी घटना है उसका विवरण देना,
अपने साथियों से लेखन का मूल्यांकन करवाना, छात्र छात्राओं में लेखन कौशल का विकास करवाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेखन के उद्देश्य, पाठक के साथ संबंध स्थापित करना, और ये बात भी ध्यान में रखना क्यों लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए। कहानी, कविता, पत्र, निर्देश आदि को पढ़कर उनमें से कुछ अपने विचार बनाकर उनको लिखना ना। आउटलाइन बनाना, यानी कोई भी लिख रहे हैं तो उसको किस प्रकार अपन को चीज़ों को लिखना है। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उस पर स्क्रिप्ट लिखनी है, तो ये बात टीचर को आनी चाहिए। लेख के लिए उचित शब्द और उपमाएं चुनना, ड्राफ्ट बनाकर उसे परखना। तो ये कुछ चीज़ें लेखन से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले से बता दूँ। उसके अलावा ठीक है, ये पर्याप्त है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगली जो अपनी यूनिट है वो है साहित्य के विविध पहलू। सबसे पहला बिंदु इसमें दे रखा है साहित्य क्या है, साहित्य क्या होता है और बच्चों में किस प्रकार ये हेल्प करता है उनको उनका डेवलपमेंट करने में। अगला बिंदु दे रखा है कविता अध्यापन, बच्चों को किस प्रकार कविताएं बुलवाई जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बोल लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और गद्य विधाओं का अध्ययन अध्यापन के बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। लेखन, परिवेश, पात्र, पाठ की संरचना इत्यादि के बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा बाल साहित्य, उसकी समझ, उसका कक्षा में उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में एक टीचर को नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आप भविष्य में टीचर बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, मेरी क्लास देखकर आप पढ़ लेंगे तो आपका उद्धार हो ही जाएगा वैसे। ठीक है, हाँ, एक बात की तो गारंटी जरूर है, आप यदि इन क्लासों को जरूर मतलब जो भी क्लासें मैं अवेलेबल करवा पाऊँगा उनको यदि आप देख लेंगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े आराम से अच्छे नंबर लेके आएंगे। पास होना तो छोटी सी बात है, आप 80+ 70+ स्कोर कर पाएंगे आराम से। अगली यूनिट 6 नंबर है ना, इसमें दे रखा है भाषा की संरचना और उसके विविध पहलू। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। इसको मैं पूरी यूनिट को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, देखो धातु, प्रत्यय, उपसर्ग ये दे रखे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ध्वन्यात्मक शब्द जैसे खन खनाना, प्रतिबिंब शब्द जैसे चाय वाय, अता पता है ना, कुछ शब्द निरर्थक होते हैं जैसे विस्मयादि बोधक शब्द आ ऊ ऐसे कुछ शब्द आते हैं। वो शब्द का अर्थ समझना और शब्दों के भेद हमें पता होना चाहिए। सार्थक ध्वनि समूह क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से यादृच्छिक भेद कितने होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूट। ये गोले में बंद कर रहा हूँ और बाहर लाइन खींच के या स्टार लगा रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। आधुनिक मूल एवं व्युत्पन्न संयुक्त रचनागत, विकारी में जैसे संज्ञा, सर्वनाम पढ़ लेना इसके बारे में। अविकारी में जैसे क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 5 अंक का ही है, लेकिन आपको देखना है ये चीज़ें है ना, क्योंकि पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं ध्वनि संरचना के बारे में। ठीक है, ध्वनि संरचना की यदि हम बात करें तो इसमें ध्वनि का अर्थ क्या होता है, ध्वनि के कितने रूप होते हैं, इसके अलावा ध्वनि से शब्द निर्माण किस प्रकार किया जाता है ना, तो ये शब्द रचना किस प्रकार की जाती है, ध्वनि व्यवस्था को कैसे अपन समझ लेते हैं, और ध्वनियों में परिवेशगत परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो इस चीज़ों के बारे में भी आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ध्वनि के संबंध में बोलना, लिखना, इसके अलावा वर्ग सामंजस्य, मौखिक भाषा, लिखित भाषा का संबंध, मूल ध्वनियाँ कौन कौन सी है, नए विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगला बिंदु है वाक्य संरचना के पहलू, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। वाक्य का क्या अर्थ होता है, अभिव्यक्त में वाक्य का स्थान क्या होता है, एक शब्द वाले वाक्य कौन कौन से होते हैं, अल्पांग वाक्य कौन कौन से होते हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, विभिन्न उपवाक्यों के बारे में जानकारी, सरल उपवाक्य के बारे में, संज्ञा, पदबंध, क्रियाबंध, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप मन में ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आप तो टॉपिक ही बता रहे हो, उनका सॉल्यूशन कैसे बताओगे। तो ये एपिसोड नंबर 1 है और एक 00 एपिसोड भी होता है, उसको आप देखेंगे तो आपको कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको नोट्स किस प्रकार मिलेंगे और आपको मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स कैसे करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसमें ये सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ, सभी टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम अच्छे हो। वाक्य रचना की बात करें तो वाक्य का पठन कैसे करते हैं, सरल वाक्य के भेद कितने होते हैं, है ना, उसमें क्रिया के बारे में जानकारी दे रखी है। वाक्यों के भेद जैसे संयुक्त वाक्य के भेद, और उसमें संयुक्त में क्या किया जाता है, कुछ चीज़ें जैसे या और कि ये जोड़कर वाक्य बना लिए जाते हैं। अगला बिंदु है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, स्टार लगा देना। संधि और समास से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो MCQ आएगा, यानी कि एक नंबर वाला प्रश्न, ठीक है, जिसमें संधि समास पूछा जा सकता है।
उपसर्ग और प्रत्यय भी कुछ लेवल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। अगली जो अपनी यूनिट है वो है मूल्यांकन, यूनिट नंबर 7। इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न उठता आता है सीधा सीधा। सतत मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से होते हैं, तरीके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है भाषा के विभिन्न कौशल कौन कौन से होते हैं, पहलुओं का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, मौखिक भाषा के विकास का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, मौखिक भाषा का विकास का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, पठन क्षमता के विकास का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, पढ़कर समझने की क्षमता के विकास का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लिखने की क्षमता का विकास बच्चों में किस प्रकार किया जाता है, लेखन क्षमता के विकास का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, भाषाई कौशल तथा पहलुओं के बारे में जानकारी, अवलोकन के प्रमुख बिंदु और साक्ष्य एकत्रीकरण किस प्रकार करते हैं। इसके अलावा बता रखा है सामूहिक व व्यक्तित्व आंदोलन के बारे में इसमें बता रखा है। ठीक है, तो ये 7 यूनिट हमने डिस्कस किए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अपने किसके बारे में, इंडेक्स के बारे में। यानी कि कुछ 1 वीक सीरीज आती है या कुछ पुराने पेपर, उन सभी को ध्यान में रखते हुए या जो भी मतलब रिसोर्स एग्जामिनर जिन प्रश्नों को दे सकता है, इसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप हर कहीं जाते हैं, पूछते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इन क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं गूगल पर सर्च करके या फिर हमारे PDF परचेज करके या कोर्स लेकर, तो आप इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भाषा सीखने के कौशल के विभिन्न प्रकार का वर्णन करो। या इस प्रश्न को इस तरीके से भी इसने पूछ रखा है। ठीक है, एक प्रश्न को 2 तरीके से पूछ रखा है, उत्तर एक ही है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम क्या है। इस बात को इसने और 2 तरीके से पूछ रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, हमारे जीवन में भाषा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। क्योंकि लैंग्वेज ही होती है जिसके थ्रू अपन अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति परक उद्देश्य के कोई 5 व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में बताओ। या इस बात को और दूसरे तरीके से भी पूछ रखा है। यानी कि सीधी सी बात है, उत्तर एक ही है, प्रश्न को 2, 3, 4, 5 तरीकों से भी पूछ रखा है। तो कहने का मतलब टॉपिक अगर मैंने क्लियर करा दिया तुम वैसे आंसर लिख पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पुराने पेपर में से नहीं उठाता है, उसी क्वेश्चन को घुमा के मतलब पूछा जाता है। तो ये बात अभी से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, पुराने पेपर से सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछता है, मतलब उस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा। क्लियर, ये बात अपने दिमाग में बिठाना पहली बात। तो कहने का मतलब ये कि टॉपिक तो वही है लेकिन प्रश्न घुमा के पूछ रहा है, उत्तर भी वही है लेकिन अपन को फंसा रहा है। तो अपन को फंसना नहीं है, अपन को उसको चकमा दे देना है। क्लियर। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में जानकारी, ये इसी का कॉपीराइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में मूल्यांकन की प्रक्रिया को परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों है। इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को इसने और 2 तरीकों से पूछ रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 है मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है किसी भी भाषा को सुनकर समझने में कौन कौन से बिंदु सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस बात को इसने और 2 तरीके से पूछ रखा है। ठीक है, 2020 में इसे पूछा था, 21 में वापस इसे पूछ लिया और 18 में भी यह प्रश्न पूछा था। तो यानी कि 2-3 एग्जाम में प्रीवियस ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार कर देना और याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ना अगला क्वेश्चन दे रखा है बालकों की आवाज़ के माध्यम से उनकी किन स्थितियों का प्रदर्शन होता है। तो इस बात को भी इसने अन्य 3 तरीके से पूछ रखा है। एक क्वेश्चन ये रहा और 2 तरीके से और पूछ रखा है। तो ये देखो यहाँ पर 21 में भी ये प्रश्न आया और 16 में भी आया। ठीक है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है श्रवण कौशल विकसित करने के 5 आधार। तो इसके बारे में आप बड़े आराम से बता सकते हैं। बालकों में सुनने की आदत के विकास के लिए परिवार और विद्यालय क्या क्या उपाय कर सकता है। इस बात को भी इसने 2 तरीके से पूछ रखा है। ठीक है, ये प्रश्न 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसे प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो वैसे आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला दे रखा है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कक्षा के बाहर किन्हीं 2 कार्यक्रमों का उल्लेख कर सकते हैं अपन। इसी बात को इसने 3 तरीके से पूछ रखा है। ठीक है, यानी कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कैसे डेवलप की जा सकती है, जैसे प्रार्थना सभा हो गया, अंतराक्षरी हो गया, शनिवारी प्रतियोगिता हो गई, इस तरीके से। देखो इस बात को इसने 4 तरीकों से पूछ रखा है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसको तैयार कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है और इस एग्जाम में भी ये पूछेगा।
यूनिट नंबर 3 की यदि हम बात करें तो यूनिट का नाम है पढ़कर समझना। ठीक है, पहला प्रश्न है पढ़ना क्या है, पढ़कर समझने के सैद्धांतिक पक्ष, पढ़ लेना है। मैंने अभी बताया था सैद्धांतिक पक्ष पूछे जाते हैं। ये पाठ की जटिलता, अभी मैंने स्टार लगवाया था पहले, आपको याद होगा सिलेबस में। पाठ की जटिलता में उसकी समझ के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कर सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है पठन के महत्व को वर्णित कर सकते हैं, यानी कि पठन का क्या महत्व है। पढ़ेंगे तो क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। वाचन शिक्षण के उद्देश्य एवं वाचन के प्रकार आराम से बता सकते हैं। वाचन है ना, तीव्र पठन होता है। सस्वर वाचन के गुणों को, यानी कि स्वर के साथ चीज़ों को वाचित करना, इसके गुण के विवेचना आपको आनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है पढ़ने में कुशलता अर्जित करने के लिए आयोजित की जाने वाली 5 गतिविधियां आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रश्न को घुमा कर पूछ रखा है। पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए बालकों को किस प्रकार के पाठ देने चाहिए, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, और पाठ अच्छे होने चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। यूनिट नंबर 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 4 है लिख कर अभिव्यक्त करना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, अभिव्यक्ति के स्तर पर लेखन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से, वर्णन करना। लेखन की प्रभावी योजना बनाने के विभिन्न चरण, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर लेना, आ सकता है, पूरी संभावना है। लिखित अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के आधार, मूल्यांकन से रिलेटेड प्रश्न मैंने बताया था, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, इस प्रश्न को और 2 तरीकों से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की रचना अभ्यास को रोचक बनाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करवानी चाहिए। तो ये प्रश्न भी इसने 2 तरीके से पूछ रखा है। अगला प्रश्न है लेखन कौशल का अर्थ बताते हैं, उसकी विभिन्न विधियां आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टार कर देना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। देखो ये मैंने अभी बताया था, विवरणात्मक और वर्णनात्मक लेख, स्टार करवाया था, तो ये प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। कहने का मतलब इसको आप तैयार कर लेना। विवरण, देखो आप कोई पार्ले जी का बिस्किट भी खा रहे हो तो उस पर विवरण लिखा होता है। वर्णन निबंध से संबंधित है, जो आप परीक्षा में लिखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मतलब 4 लाइन लिख देना, वैसे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है बालकों में लेखन कौशल से संबंधित समस्या का वर्णन करते हुए लेखन कौशल का विकास करने के उपाय आराम से बता सकते हैं कि बच्चों में लेखन कौशल कैसे विकसित करें। बच्चों को श्रुति लेख लिखवाए जाएंगे, सुलेख लिखवाएंगे, उसके अलावा उनकी मात्रा शुद्धि हटवाएंगे, व्याकरण का ज्ञान करवाएंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बात को इसने और 2 तरीके से पूछ रखा है। क्लियर। नेक्स्ट, अगली अपनी यूनिट नंबर 5, इसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है साहित्य की विधाओं का उल्लेख। साहित्य की विधाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना, वैसे मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। हिंदी में वर्णित छंदों की परिभाषा, छंद के बारे में थोड़ी जानकारी रखना गाइस। ठीक है, और कविता के सौंदर्य के तत्व कौन कौन से, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों में किस प्रकार कविता पठन, बच्चों को जितनी कविताएं बुलवाएंगे ना उतनी उसमें रुचि डेवलप होगी और बच्चे बोलना सीख जाएंगे। कहानी किसे कहते हैं, तत्वों की विवेचना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, आप भी माने। कहानी शिक्षण के सोपाना का उल्लेख कर सकते हैं आप, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकांकी शिक्षण की प्रमुख विधियां, यह इस बात को दूसरे तरीके से भी पूछ रखा है। निबंध शिक्षण एवं लेखन के दौरान किन किन पक्षों को ध्यान में रखा जाता है, स्टार कर देना, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। निबंध शिक्षण में किन पक्षों को उभारना आवश्यक होता है, मतलब निबंध इस तरीके से लिखना चाहिए कि सारी चीज़ें वो कवर अप कर ले, सारी चीज़ें इंक्लूड कर ले, ये सारा इसमें आ रहा है। रेखाचित्र संस्मरण की विधि एवं सोपाना का उल्लेख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीवनी शिक्षण विधि एवं सोपाना का उल्लेख कर सकते हैं। बाल साहित्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बाल साहित्य से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल साहित्य किस प्रकार के पठन के प्रति रुचि जागृत, यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बाल साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिससे उनके पठन में रुचि होती है और वो चीज़ें समझने लग जाते हैं। बाल साहित्य से क्या अभिप्राय है, तो ये उसी का रिपीट, मतलब चेंजिंग फॉर्म, ये इसका रिपीट चेंजिंग फॉर्म दे रखा है। देखो 4 तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है। गद्य विधाओं के शिक्षण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। गद्य विधाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। गद्य विधा के अध्यापन में विद्यार्थी शिक्षक किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यूनिट नंबर 6, भाषा की संरचना के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला इसमें दे रखा है सार्थक शब्दों की व्युत्पत्ति एवं भाषाई विकास के आधार कौन कौन से हैं, या इसके आधार पर शब्दभेद आपको बताना है। अर्थ एवं रूप के विकास की दृष्टि से शब्दभेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाषाई ध्वनि का लक्षण लिखकर उसका महत्व प्रतिपादित करना आपको आना चाहिए। हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार कर रखा है, ये आप बता सकते हैं, जैसे कंठ से, तालु से, ये अलग अलग प्रकार के मुंह के शेप बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। हिंदी में व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार कर रखा है, आराम से समझा सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, इंपॉर्टेंट है, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, इस बात को इसने और अलग तरीके से भी पूछ रखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। कुछ और प्रश्न है, ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है,
ये तीनों क्वेश्चन स्टार कर रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न कन्फर्म में आएगा। अगले जो अपने हैं इकाई नंबर 7 वो है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। मूल्यांकन के आयाम, उद्देश्य और सीखने के प्रक्रिया परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं, अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ और तकनीक होती है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसकी विशिष्टताओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मौखिक भाषा के विकास का सतत और व्यापक मूल्यांकन है तो कोई गतिविधि आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पढ़कर समझने की क्षमता का विकास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है तो गतिविधि आधारित प्रक्रिया दे सकते हैं। लेखन क्षमता के विकास का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है तो गतिविधि करवा सकते हैं आराम से। अवलोकन के बिंदु साक्ष्य एकत्रीकरण के लिए शिक्षक शिक्षिका को किस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए आप बता सकते हैं। मूल्यांकन के क्या क्या अपेक्षा है यह भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपको एक पाठ योजना तैयार करनी है इसमें, तो पाठ योजना आपने वैसे सेकंड ईयर में तैयार किया, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी एक डेमो में दिखा दूंगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं क्लास के एंड की। तो फाइनली अपन ने सिलेबस भी देख लिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए। ठीक है, क्लासें थोड़ी बड़ी है, अभी जो इस क्लास को आपने देखा ना थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको यूट्यूब पर छोटी छोटी 5-5 मिनट की क्लासें नहीं देखनी पड़ेगी, ऑल इन वन। ठीक है, आप 3 वीडियो में पूरी आपकी बुक ओके कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस क्लास को यहाँ तक देखा है, लगभग 40 मिनट की क्लास होने को आई है, आपने इस क्लास को 40 मिनट तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे को झेलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से समझाता हूँ, और फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे पहले से बता देता हूँ, थोड़ा सा आप में एक्साइटमेंट बना रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन अभी जो क्वेश्चन देखें, इसके अलावा भी मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो क्वेश्चन प्लस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। उसमें अपन बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, सारे अलग अलग यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्लास बहुत ही जल्द यूट्यूब पर आ जाएगी। और क्लास अगर नहीं आती है तो कोर्स में नोट्स जरूर मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो नोट्स आप जरूर पढ़ें, और कोर्स आपको कहाँ से लेना है, क्या करना है, उसके लिए मैंने एपिसोड नंबर 00 बना रखा है। तो आप अभी जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को मेरी वेबसाइट पर एज ए पोस्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोर्स में भी ये वीडियो ऐड कर रखा है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं पूरा वीडियो अच्छे से समझे, अच्छे नंबर लेके आए, उत्तीर्ण हो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कुछ और आपको यदि जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, कोर्स इनरोल कर लेना और ब्लॉग देख लेना। ये 3 चीज़ें करके आप अपना जो और स्टडी मटेरियल है हमसे गेट कर सकते हैं। और माय बीटोन की तरफ से इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।